हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। आज का हमारा जो सेशन है वो नवंबर 2024 एग्जाम मॉक टेस्ट पेपर 2 डिस्कशन के लिए है। तो जो क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उसमें एमटीपी में आज सच कुछ नया है नहीं। द क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव इन नेचर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को सारे एमसीक्यूज एमटीपी 2 के कवर करवाने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट क्विकली वन बाय वन। केस सिनारियो नंबर 1। अभी कोई भी एमसीक्यू करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, रिक्वायर्ड पार्ट को पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम टेक्स्ट पढ़े तो हमारे ध्यान में रहे कि हमको क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई पूछा है, जो हमने किया है सितंबर मंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डेटा किसी और महीने का दिया है तो वो हमारे इस कैलकुलेशन के लिए रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो हमको सितंबर मंथ का आउटवर्ड सप्लाई चाहिए। हमको सितंबर मंथ में कितना हमारा टैक्सेबल सप्लाई हमने रिसीव किया है, जिसमें आरसीएम में टैक्स पे किया है, वो चाहिए। देन देयर इज सम टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, देन कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी को लेके क्वेश्चन है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर वगैरह। ठीक है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें हमसे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई पूछा है और इनवर्ड अंडर आरसीएम ही पूछा है। मतलब आईटीसी टोटल कितनी मिलेगी वो नहीं पूछा है, बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू में हमसे पूरा नेट जीएसटी पेएबल पूछ लेते हैं, तो उसमें तो आउटवर्ड आईटीसी आरसीएम सब ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज की तो शांति है कि हमको सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का वैल्यू और इनवर्ड आरसीएम का वैल्यू, बस इतना ही चाहिए। हमको आईटीसी का यहाँ पे फिगर नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है मैम, चलो। अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम सुपर फूड्स। इट हैज अ प्लांट एट हावड़ा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम लोग रजिस्टर्ड हैं। इट इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, मंथली रिटर्न फाइलर है। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हमने एम्प्लॉइज को अलॉट करे हैं विद इन द प्लांट प्रीमाइसेस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 7.5 करोड़ था। मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर तो ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट ही था। यानी अगर कोई अपना लीगल सर्विस वगैरह का प्रोविजन रहेगा तो वहां पे आरसीएम भरना रहेगा, बिकॉज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन एग्रीगेट ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट। चलो, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब ये जो भी टेबल में डिटेल्स दी है सारी सितंबर मंथ के लिए ही है, और हमको जो आउटवर्ड सप्लाई और आरसीएम गिनना है वो भी सितंबर मंथ के लिए ही गिनना है। परफेक्ट। सेल ऑफ सुपर फूड्स प्रोडक्ट, सेल अपन ने किया है 60 लाख का, प्लस उसके साथ कुछ नोट भी दिया है जो अपन बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो 60 लाख का सेल तो एक बार टैक्सेबल में आ ही जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स अलॉटेड टू देम फॉर रेसिडेंस। देखो, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई पूछा है। अगर हम लोगों ने रेसिडेंशियल क्वार्टर्स रहने के लिए एम्प्लॉइज को दे दिया तो एम्प्लॉइज तो अनरजिस्टर्ड होंगे, और उन लोगों को रेसिडेंशियल पर्पस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अपन ने रेंट पे दिया है, तो ये जीएसटी में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए ये आउटवर्ड टैक्सेबल में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। नोट्स में सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में जो अपन ने क्लैरिफिकेशंस पढ़े हैं उसमें एक ये भी क्लैरिफिकेशन अपन ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड प्लस अगर जीरो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुए ना, मतलब आपने कोई भी यूनिट यूज नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी एक मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आता ही है, तो वो भी जीएसटी में क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है। ये चीज अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो ये दोनों तो एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुरक्षा सिक्योरिटी। किसी ने हमको, हम कौन है, अभिव्यक्ति, सुरक्षा सिक्योरिटी ने हमको क्या दिया है, सिक्योरिटी का सर्विसेज दिया है। नाउ आरसीएम कैसे लगता है सिक्योरिटी सर्विस में, तो आरसीएम में हम बोलेंगे कि अगर जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, उसने अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस दे दिया तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। तो सप्लायर कौन है यहाँ पे, मेसर्स सुरक्षा सिक्योरिटी है। मेसर्स सिक्योरिटी सुरक्षा मतलब जो सप्लायर है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और हम रेसिपिएंट, हम तो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है ही। मतलब ये जो सिक्योरिटी पर्सन का सर्विसेज अपन ने लिया है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लग जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, अगर लोन डिपॉजिट एडवांस का इंटरेस्ट इनकम होता है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर कस्टमर हमको लेट पेमेंट कर रहा है, कोई पीनल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो वो तो जैसे नॉर्मल सप्लाई टैक्सेबल होगी उसी रेट से ये पीनल इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये जो 3500 का इंटरेस्ट अपने को मिला है ये भी टैक्सेबल लेना पड़ेगा। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, यस ये जीएसटी में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन एनी लोन डिपॉजिट एडवांस जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद अपन ने कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स को क्या किया है, स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट किया है। नाउ यहाँ पे सप्लायर होना चाहिए एनी पर्सन,
कोई भी चलेगा, लेकिन रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो स्पॉन्सरशिप के लिए आरसीएम लग जाता है। यहाँ पे अपन रेसिपिएंट, अपन कौन है, अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बोले तो अपन कौन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट अपन ने स्पॉन्सरशिप का सर्विस रिसीव किया है, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद लाइसेंस फीस अपन ने पे करी है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को। एफएसएसएआई की फीस बहुत पहले जीएसटी में एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, फिर वो एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ क्या हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा है कि एफएसएसएआई फीस टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है, यानी एफएसएसएआई हमसे फीस कलेक्ट करेगा, जीएसटी करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इसमें अपने को कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ना तो आरसीएम है ना तो आउटवर्ड सप्लाई है, ये तो एक नॉर्मल परचेज हो गया। फिर अपन ने लीगल फीस पे करी है एडवोकेट को, एडवोकेट को लीगल फीस पे करी है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, मतलब क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आरसीएम आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अपन ने पे करे हैं अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को। बोलो आरसीएम कहाँ पे लगता है, ओनली एंड ओनली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए आरसीएम लगता है। उसके अलावा कौन है, अगर कोई लोकल ट्रक ओनर है, टेम्पो ओनर है, बुलक कार्ट ओनर है, जीटीओ है, किसी भी केस में आरसीएम वगैरह के प्रोविजंस नहीं आते हैं। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि इन दोनों को ना तो आउटवर्ड सप्लाई है और ना ही आरसीएम के प्रोविजंस आएंगे, क्योंकि जीटीए से ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाया, किसी और पर्सन से ट्रांसपोर्टेशन करवाया है। तो ये टेबल के हिसाब से, ये टेबल के हिसाब से तो 3 जगह पे आरसीएम आया, एक सिक्योरिटी का 1 लाख, एक स्पॉन्सरशिप का 25,000 और एक लीगल फीस का 30,000। अब इसके अलावा वर्किंग नोट्स में कुछ और मिलता है तो ठीक, वरना 1 लाख प्लस 25 प्लस 30 155 ही अपना क्या हो जाएगा, इनवर्ड सप्लाई, जो आरसीएम में टैक्सेबल है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे अभिव्यक्ति ने प्रोक्योर किया है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम टेक्नो एंटरप्राइजेस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्लेसेस। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल दे रखा है, डिटेल दे रखा है कि जो जीटीए है वो अपने को कंसाइनमेंट नोट वगैरह इशू करता है, और कंसाइनर कंसाइनी के बारे में कंसाइनमेंट नोट में लिखा होता है वगैरह वगैरह। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इररेलेवेंट है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिगर्स नहीं दिया है। अगर फिगर्स दिया होता तो अपन आरसीएम वगैरह फिर भी गिन पाते, बिकॉज देयर आर नो फिगर्स, तो इस केस में कंप्यूटेशन पर्पस के लिए तो ये किसी काम का नहीं हुआ। उसके बाद जो टोटल सेल्स दे रखा है, टोटल सेल्स कितना है अपना, 60 लाख का है। तो आउट ऑफ द टोटल सेल्स फूड प्रोडक्ट वर्थ 3,50,000 वर सप्लाइड टू डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अपन ने गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड करा है। अब यहाँ पे आपको ये डाउट आ सकता है कि मैम अगर केटरिंग सर्विस हम स्कूल को प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, यानी टैक्सेबल आउटवर्ड में से इसको माइनस कर लो। लेकिन हमने स्कूल को प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ स्कूल है, हमने एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड किया है। हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फूड केटरिंग प्रोवाइड किया है, वो भी केटरिंग नहीं, फूड एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड करा है। दो चीज है, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना तो एग्जेम्पशन होता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फूड, अब ये हो सकता है पैकेज्ड फूड वगैरह है, तो जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, पैकेज्ड फूड है तो वो तो सर्विस नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रॉपर फूड है, जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो वैसे जीएसटी में यू भी टैक्सेबल होता है। एंड प्लस हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल को दिया है। एक तो यू भी देखो, स्कूल होता तो आप एग्जेम्पशन के बारे में सोचते, एक तो ये स्कूल ही नहीं है, बात खत्म। मानो स्कूल होता भी तो भी केटरिंग का सर्विसेज एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ तो अपन क्या कर रहे हैं, फूड एज अ गुड्स अपन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो किसी भी रीजन से ये मत सोचना कि 3,50,000 जीएसटी में एग्जेम्प्ट होंगे तो अपन इसको 60 लाख में से माइनस कर ले, बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि 10,000 केजी का अपन ने जो फूड प्रोवाइड किया है उसके रिलेशन में अपने को प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मिली थी 10 पर केजी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, और इसका अभी तक हमने 60 लाख में कोई इफेक्ट नहीं दिया है। देखो पहले तो अगर 10 पर केजी का सब्सिडी है तो 10,000 केजी के लिए सब्सिडी कितनी हो जाएगी, 1 लाख की। ये 1 लाख किससे मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, जिसका इफेक्ट अभी तक 60 लाख में देना बाकी है। मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी होती है तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है? द आंसर इज नो। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने देखा है कि अगर नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होता है, अगर नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी है और इसका अभी तक हमने माइनस नहीं किया है 60 लाख में से। तो हम बोलेंगे कि ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी है ये टैक्सेबल में नहीं आना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो एज सच अपनी जो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू बनेगी ना वो अब 60 माइनस 1 59 लाख की ही बनेगी, क्योंकि सब्सिडी का इफेक्ट देना बाकी है। अगर ये बोलते कि जो 60 लाख का फिगर आया है वो आफ्टर सब्सिडी ही आया है, सब्सिडी का इफेक्ट देके अमाउंट माइनस करके फिर 60 बचा है, तो अपन कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करते। यहाँ पे क्योंकि 60 में सब्सिडी कम करनी बाकी है और गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू का पार्ट नहीं बनना चाहिए, इसलिए -1 करके 59 बन जाएगा अपना टैक्सेबल वैल्यू।
इसके अलावा अपन ने किसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है, चलो अपन ने किसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है मतलब ना तो आरसीएम आएगा यहाँ पे और ना ही ये अपना आउटवर्ड सप्लाई है, तो जब काम आएगा किसी आगे एमसीक्यू में तब देखेंगे, एज ऑफ नाउ इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कुछ पेनल्टी है और टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करिए तो जाने दो। यानी सारा डेटा खत्म होने के बाद ये समझ में आया कि मेरा जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई है वो 60 माइनस 159 और प्लस यहाँ पे एक आउटवर्ड सप्लाई अपन ने देखा था 3500 का। अब देखो क्वेश्चन में जीएसटी का परसेंटेज नहीं दिया है, 12 18 कोई परसेंटेज नहीं दिया है, तो अगर आप इंटरेस्ट को इंक्लूसिव भी मानते हो, जो अपन नॉर्मली मानते हैं कि भाई इंटरेस्ट का फिगर इंक्लूसिव होगा तो इसको एक्सक्लूसिव बनाएं, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए जीएसटी का परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज नहीं दिया है तो फिर अपन यही मानेंगे कि जो 3500 है ये एक्सक्लूसिव फिगर ही होगा, तो 60 लाख माइनस 159 लाख एंड प्लस अपन करेंगे 3500, तो 59 लाख 3500 ये अपना क्या आ जाएगा, टोटल आउटवर्ड पेएबल आ जाएगा। प्लस आरसीएम का भी अपन को नोट्स में तो और कुछ मिला नहीं, तो आरसीएम अपन गिन ही चुके थे, 1 लाख प्लस 25 प्लस 30, तो 1,55,000 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई जिसके इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर अपने को आरसीएम में टैक्स भरना है। ठीक है, अब ये लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम पावर लिमिटेड ने जो सप्लाई अपन को प्रोवाइड की है, ये रहा सुप्रीम पावर लिमिटेड ने जो सर्विस अपन को प्रोवाइड की है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। चलो तो लेट अस सी, अपन ने एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन लोगों को और ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज के लिए है। देखो अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ होता तो अपन क्या करते, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजंस लगाते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर ये एक नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है जो 30 डेज में ही कंप्लीट हो जानी है, तो बोलो इसका टैक्स इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होगी, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 30 डेज के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो 8 जुलाई को हुआ है, तो 8 जुलाई से 30 डेज विच इज 7 अगस्त, क्योंकि जुलाई में होते हैं टोटल 31 डेज, तो एक और हमको 30 डेज ही गिनने, तो 8 जुलाई से 30 डेज क्या हो जाएंगे अपने, 7 अगस्त हो जाएंगे। और अपन ने एक्चुअली इनवॉइस कब इशू किया है, एक्चुअली इनवॉइस इशू हुआ है 5 सितंबर को, मतलब इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 30 डेज में अगर इनवॉइस इशू हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई आता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(2). लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा सर्विस कंप्लीट हुआ या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस कंप्लीट हुआ है 8 जुलाई को और पेमेंट अपन को मिला है यहाँ पे 15 सितंबर को, तो विच एवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा, 8 जुलाई, इसलिए 8 जुलाई इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई। पहले तो आपको लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस पता होना चाहिए जो विद इन 30 डेज अपना इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, मतलब टाइम पे इनवॉइस तो इशू नहीं हुआ है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(2), time of supply is going to be service or payment whichever is earlier, it is going to come as 8 जुलाई। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर ने 5000 का एक पेनल्टी लेवी कर लिया था, ओके, और कंपनी ने टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट करी है 3,30,730 ऑन 28 सितंबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगस्त महीने की लायबिलिटी एक्चुअली हमको कब डिपॉजिट कर देनी चाहिए थी, 20 सितंबर को डिपॉजिट कर देनी चाहिए थी। हमने कब डिपॉजिट करी है, 28 सितंबर को, यानी 8 डेज का डिले हो गया है। तो 8 डेज के डिले के लिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 क्या आएगा, तो जो अमाउंट अपन ने पे किया मल्टीप्लाई बाय 18%, चाहे शॉर्ट पेमेंट हो चाहे आईटी से रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड हो, इंटरेस्ट क्या लगता है, 18% से ही लगता है। तो 330,730 मल्टीप्लाई बाय 18% अपॉन 8 डेज का डिले है, 20 डेट को फाइल करना चाहिए था, अपन ने 28 को फाइल किया, तो इंटू 8 अपॉन 365 ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट विच इज 1304.7 समथिंग आ रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 1305 आ जाएगा। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी 5000 का जो पेनल्टी लगाया है, बोलो 5000 का पेनल्टी माइनर ब्रीच में आता है क्या, लेस देन 5000 अगर होगा ना तो माइनर ब्रीच आता है जिसके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगती है, लेकिन 5000 या अबव को हम बिल्कुल भी माइनर ब्रीच नहीं बोलते, तो बराबर है अपन क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। 5000 का ही ऑफेंस था और 5000 की ही पेनल्टी लगा दी, 100% पेनल्टी, क्या बोला, ऑफेंस 5000 का था, पेनल्टी भी 5000 लगा दी, यानी क्या हो गया, 100% पेनल्टी हो गई। ऑफेंस अगर क्या बोलेंगे, अगर ऑफेंस 5000 से कम का था तो माइनर ऑफेंस बोलते हैं, तो पेनल्टी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ऑफेंस एग्जैक्टली 5000 का है यानी वो माइनर नहीं होगा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेनल्टी लगा सकते हैं। बोलो हाँ के ना, हाँ मैम। उसके बाद
मेसर्स टेक्नो एंटरप्राइजेस विशेस टू ऑब्टेन। अच्छा, ये जो इन लोगों ने फर्स्ट वाला टेक्नो के बारे में पूरा डेटा दिया था, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड अपन जिससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लेते हैं वो कौन है, मेसर्स टेक्नो एंटरप्राइजेस है, जो एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्टर्ड है। ये कोलकाता, उड़ीसा, आसाम वगैरह में रजिस्टर्ड है और सब में इनका सेम ही पैन है और ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करके देते हैं। अब ऐसे केस में ये लोग बोल रहे हैं कि ई वे बिल के लिए, ई वे बिल चैप्टर में अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर एक ट्रांसपोर्टर मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो ई वे बिल बनाने के पर्पज से वो क्या कर सकता है, एक कॉमन सीईएन सेंट्रल एनरोलमेंट नंबर क्या कर सकता है, ले सकता है। एंड उसके बाद सारे स्टेट्स में से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वो ये यूनिक नंबर यूज करके ही क्या करेगा, ई वे बिल को जनरेट कर लेगा। मतलब एज सच अगर मैं केस स्टडी भी नहीं पढ़ती तो भी ये वाला 5000 वाला और ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन में डायरेक्टली बिना केस स्टडी पढ़े भी सॉल्व कर सकती हूँ। प्योर इंडिपेंडेंट थ्योरी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्योंकि टेक्नो एंटरप्राइजेस मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, वो क्या कर सकते हैं, कॉमन सीईएन नंबर ले सकते हैं और फिर ये सीईएन नंबर लेके ये क्या करेंगे, ई वे बिल जनरेट करके पार्ट भी लोगों के अपडेट करेंगे बीइंग ट्रांसपोर्टर्स। तो 5 और 6 नंबर का एमसीक्यू एज सच अगर नॉर्मल थियोरी भी आती है तो भी केस स्टडीज के अलावा आप इसको अपने आप से सॉल्व कर सकते थे। डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं विद केस सिनेरियो नंबर 2। अब यहाँ पे भक्ति एंड सन्स ऑफ कोलकाता, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। डील्स इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम डील करते हैं, सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर है वो 4.2 करोड़ है, मतलब ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट ही रहा है। फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर। आगे पढ़ने से पहले एक बार रिक्वायर्ड पार्ट देख लेते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट बोल रहा है कि सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ होगा जो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद एसईसी यूनिट है और डीटीए यूनिट है। डीटीए यूनिट का टर्नओवर अपन को 4.2 करोड़ दे रखा है, एसईसी यूनिट का अलग से टर्नओवर 2 करोड़ दे रखा है, मतलब टोटल जो हो जाएगा वो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो डीटीए यूनिट है उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा और एसईसी यूनिट का टर्नओवर चाहे कितना भी हो, मतलब अपना टोटल एग्रीगेट टर्नओवर चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन कभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले यूनिट के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज हमको बिना केस स्टडी पढ़े, कोई जरूरत ही नहीं है केस स्टडी पढ़ने की, हमको सिंपल पता है कि जो ई इनवॉइसिंग है वो एसईसी यूनिट्स पे नहीं लगता है, नॉट एप्लीकेबिलिटी में अपन ये चीज देख चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। मतलब डीटीए यूनिट को तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा लेकिन एसईसी यूनिट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग हो जाएगी। बिना टेक्स्ट पढ़े भी मुझे इसका आंसर आता है। उसके बाद हमको देखना है रिवर्स चार्ज में क्या टैक्सेबल होगा, वो तो गिनना पड़ेगा, आईटीसी गिनना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल गिनना पड़ेगा। उसके अलावा पेनल्टी दैट मे बी लेविएबल फॉर फेलियर टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अपन ने प्लेस ऑफ बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं किया है तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी अपन ने ऑफेंसेस चैप्टर में पढ़ी है? द आंसर इज नो। और कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पर्टिकुलर पेनल्टी गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी है उसके लिए जनरल पेनल्टी क्या लग जाती है, अप टू 25,000। तो इसके लिए भी मुझे टेक्स्ट पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आउट ऑफ 5 मैं बोलूंगी 2 एमसीक्यू तो मेरे ऐसे ही हो गए जिसके लिए मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, मेरा केस स्टडी। ऊपर वाली केस स्टडी में भी ऐसा ही था, लास्ट के 2 एमसीक्यू आप अपने आप यूं ही सॉल्व कर सकते थे। चलो अब रिमेनिंग के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, सारा प्रोविजन पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपने को आउटवर्ड सप्लाई भी पूछ लिया, आईटीसी भी पूछ लिया और आरसीएम भी पूछ लिया है। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाईज अपन ने की है। अब देखो अपनी आउटवर्ड सप्लाई है, अपन रजिस्टर्ड है, अब सामने वाला चाहे अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो, जीएसटी तो हमेशा अपन कलेक्ट करने ही वाले हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो मैं सप्लाई चाहे यूआरपी को करूं चाहे आरपी को करूं चाहे कुछ भी करूं, ये मेरा नॉर्मल सप्लाई है जो टैक्सेबल ही है। तो 12 + 6 + 28 + 4 50 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है, पूरा एफसीएम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना ही है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज के बारे में दिया है। तो टीवी अपन ने परचेस करी रजिस्टर्ड डीलर से, जिसमें से जो 25,000 का टीवी था वो डैमेज निकल गया और उसने रिपेयर करने से भी मना कर दिया। तो एक बात बताओ, क्या गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ डैमेज के ऊपर अपने को कभी भी आईटीसी मिलता है क्या? द आंसर इज नो। मतलब ये जो 30 लाख है इसमें से मुझे 25,000 माइनस करना पड़ेगा और फिर मुझे क्या मिलेगा, 18% से आईटीसी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सारे के सारे इनवर्ड आउटवर्ड पे रेट 18% ही है। बस ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं पे आता है आरसीएम के केस में तो 5% से अपने को क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड्स डैमेज हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, डिस्ट्रॉयड है, उसके ऊपर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, वो माइनस कर लो। देन रेफ्रिजरेटर परचेस किया है, सीधा 4 × 18% आईटीसी मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन अनरजिस्टर्ड से परचेस किया है, देखो सेल आप किसी को भी करो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड से परचेस करा है तो ये आरसीएम वगैरह में तो कहीं फॉल हो नहीं रहा है। और सप्लायर अगर नॉर्मल मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो मुझसे कोई जीएसटी कलेक्ट करेगा नहीं। अगर वो जीएसटी कलेक्ट करेगा नहीं तो यहाँ पे आईटीसी की कोई बात ही
नहीं आएगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अपन ने ओम को पे करे हैं और ओम अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड हो और आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन जीटीए के लिए पे कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 5% से आरसीएम भी लग जाएगा और इसका आईटीसी भी मिल जाएगा। उसके बाद स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को, जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, सिक्योरिटी के लिए पेमेंट करा है। अब एक बात बताओ, आरसीएम कब आएगा, जब सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आरसीएम आता है। यहाँ पे अपना जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कौन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब आरसीएम के प्रोविजंस तो आएंगे नहीं, तो मैम एफसीएम आ जाएगा, नॉर्मल आईटीसी मिल जाएगा, वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सप्लायर क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो खुद भी एफसीएम में टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि आरसीएम के एंट्री में फॉल नहीं हो रहा, इसलिए हमको भी आरसीएम में पे नहीं करना है। तो यहाँ पे नो जीएसटी, नो आईटीसी, नो आरसीएम, कुछ भी नहीं आएगा। ये वाले ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लेबरर को पे किए हैं, नॉर्मल, अपने को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हाउएवर यहाँ पे क्वेश्चन में इन लोगों ने ऐसा अज्यूम करा है कि ये जो लेबरर्स होंगे ना, ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे। देखो ये क्वेश्चन का प्योर अजम्पशन, इन्होंने कहीं पे भी बोला नहीं था कि लेबरर्स अनरजिस्टर्ड है, तो आप इस पे भी नॉर्मल आईटीसी गिन सकते थे, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे तो आईटीसी मिलता ही है। हाउएवर इन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि लेबरर अनरजिस्टर्ड है। कैसे पता चला मैम? बिकॉज आंसर अपन ने सजेस्टेड से मैच किया है। ऑल्सो मैम तो हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में अगर आप लेबरर को इंक्लूड करके आईटीसी गिनोगे ना, तो आपका एक भी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक भी एमसीक्यू का आंसर मैच नहीं होगा, मतलब चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। एक भी मैच नहीं होगा तो फिर अपन क्लोजेस्ट आंसर क्या मान के चल सकते हैं कि भाई लेबरर है, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, नॉर्मल लेबरर्स है, ये क्या ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होते होंगे। तो क्योंकि ये लोग क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर आईटीसी का कोई प्रोविजन नहीं आएगा। तो 10,000 को एक्सक्लूड करके आप अगर आईटीसी गिनोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा एग्जैक्टली। चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, 10,000 इंक्लूड कर लोगे, चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, और हमको क्या लेना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेना होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली अपन ये मान सकते हैं कि हाँ भाई, जो लेबरर्स होंगे वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे, तो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को रेंट पे करा है, गवर्नमेंट को रेंट पे करा है तो आरसीएम भी लग जाएगा और आईटीसी भी मिल जाएगा। लीगल सर्विस के लिए फीस पे करी है, अगेन आरसीएम भी लग जाएगा और आईटीसी भी मिल जाएगा। उसके बाद ये नॉन डिस्प्ले, वही बोला है कि अपन ने जीएसटी नंबर डिस्प्ले नहीं करा था, जिसका अपन एमसीक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं कि 25,000 तक का जनरल पेनल्टी लगता है। फिर भक्ति एंड सन्स ने स्पॉन्सरशिप फीस पे करा है 5 लाख का, किसको, फिनमिन लिमिटेड को, रजिस्टर्ड इन कोलकाता, और ये क्या है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है। अक्टूबर अपन को जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जो लाइबिलिटीज पूछ रखी है, वो किसके लिए पूछी है, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर पूछी है। मतलब पर्टिकुलरली ये जो अपना एक स्पॉन्सरशिप का क्वेश्चन था, ये सॉल्व करने के लिए ये डेटा काम आएगा, बट उसके बाद दिसंबर महीने की लाइबिलिटी आईटीसी आरसीएम कुछ भी गिनने के लिए ये डेटा अपने लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज ये जो सप्लाई हुई थी ये अक्टूबर में ही हो गई थी। ठीक है मैम। तो भक्ति एंड सन्स ने स्पॉन्सरशिप फीस पे किया है। भक्ति एंड सन्स कौन है? भक्ति एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है। तो अपन बीइंग रेसिपिएंट अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सप्लायर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, स्पॉन्सरशिप के लिए क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। मतलब ये 5,000 के ऊपर भक्ति एंड सन्स को क्या करना है, आरसीएम पे करना है। नाउ द क्वेश्चन इज सी प्लस एसजीएसटी करना है कि आईजीएसटी करना है? तो भक्ति एंड सन्स कहां से है, कोलकाता से है, रेसिपिएंट कोलकाता से है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन तो ऐसा रेलेवेंट होता नहीं है, हम कोलकाता से हैं। सप्लायर कहां से है, सप्लायर भी कोलकाता से है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हो गया कोलकाता। हमको अब चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, इवेंट को ऑर्गेनाइज करा गया है। देखो अगर इवेंट का एडमिशन होता है तो जहां इवेंट वो प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी आसाम हो जाता, लेकिन यहाँ पे इवेंट की एडमिशन की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो अपने केस में क्या है, कोलकाता है, वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस देते हो तो जहां इवेंट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, इसलिए उसका लोकेशन कोलकाता ही क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, मतलब सी प्लस एसजीएसटी का यहाँ पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन सिंपली क्या बोल देंगे कि भक्ति एंड सन्स को सी प्लस एसजीएसटी 45,000 का ईच स्पॉन्सरशिप के लिए पे करना पड़ जाएगा। ओके मैम, तो ये भी हो गया। चलो उसके बाद रेट दिया है, ओपनिंग आईटीसी वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब सिंपल इसका आंसर बताओ कि भाई
टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम पे करना था। इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम पे करना था, तो मैम आरसीएम एक तो आया था यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में 2 लाख का, और प्लस शॉप रेंट 30,000 और प्लस लीगल फीस 10,000। तीन चीज में आरसीएम आया था। मैम स्पॉन्सरशिप में भी तो आरसीएम था। अगेन रिपीटिंग, ये अक्टूबर मंथ के लिए है और अपन को जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो दिसंबर मंथ के लिए पूछ रखे हैं। तो 2 + 0.3 + 0.1 इट कम्स टू 2.4 लाख की वैल्यू पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पे करना पड़ेगा। एकदम सिंपल। लेबरर कौन रजिस्टर्ड अज्यूम करा है क्वेश्चन ने, और स्पॉन्सरशिप दिसंबर में नहीं है इसलिए उसको अपन इग्नोर कर देंगे। तो अब बताओ टोटल आईटीसी दिसंबर मंथ के लिए कितना अवेलेबल होगा। टोटल आईटीसी पूछा है तो देखो 30 - 0.25 इंटू 18%, फटाफट कैलकुलेटर पे प्लस करते जाओ तो ये हो जाएगा आईटीसी अवेलेबल। फिर ये रजिस्टर्ड लोगों से अपन ने क्या करा है, परचेस करा है, तो 4 × 18% का आईटीसी अवेलेबल। अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हैं तो ना जीएसटी लगता है ना आईटीसी, तो इसको जाने दो। ट्रांसपोर्टेशन अगर आरसीएम भरा है तो आईटीसी भी मिलेगा, मतलब 2 × 5% का आरसीएम भी ले लो, आईटीसी भी ले लो। यहाँ पे ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया, आरसीएम लगेगा नहीं, और क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे नो जीएसटी, नो आईटीसी, नो आरसीएम जान दो। लोडिंग अनलोडिंग में भी अपन मान रहे हैं कि लेबरर अनरजिस्टर्ड होंगे। अब अगर लेबरर अनरजिस्टर्ड होंगे तो ना तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते, ना इस पे आरसीएम लग रहा है, तो अगेन इसको जान दो। और लास्ट में 30,000 + 10,000 इंटू 18%, इसके ऊपर अपन ने आरसीएम भी भरा है और अपने को आईटीसी भी मिल जाएगा। यानी टोटल 30 - 0.25 जो डैमेज्ड है, प्लस 4 लाख प्लस 0.3 + 0.1 इसके ऊपर आ जाएगा 18%, और 2 लाख का जो अपना ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर 5%। ये क्या हो जाएगा, अपन को टोटल आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल जीएसटी पेएबल गिन के दो, टोटल जीएसटी पेएबल गिन के दो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, अज्यूमिंग कि कोई आईटीसी नहीं लिया है। तो सारी आईटीसी को इग्नोर करके बस पेएबल कितना आएगा वो बताओ। तो सारी आईटीसी को अगर इग्नोर कर दे तो अपना आउटवर्ड सप्लाई कितना था, 50 लाख का। 50 लाख का 18% तो अपने को कलेक्ट करके एफसीएम में भरना ही है, प्लस ये 1, 2, 3 जो आरसीएम वाले प्रोविजंस थे 2.4 लाख के, इसके ऊपर भी अपने को क्या भरना आ जाएगा, आरसीएम भरना आ जाएगा। तो 2 लाख का 5%, 0.4 का 18% और 50 का 18%, ये अपना क्या आ जाएगा, विदाउट आईटीसी पेएबल आ जाएगा। अगर ये बोलते हैं नेट पेएबल बताओ, तो आईटीसी अपन ने ऊपर के क्वेश्चन में गिनी रखी है 6,24,700, वो माइनस कर लेते तो अपना क्या आ जाता, नेट पेएबल भी आ जाता। नेट पेएबल पूछा नहीं है, बिना आईटीसी के बस आउटवर्ड और आरसीएम का पेएबल पूछा था। तो आउटवर्ड तो सिंपल था, पूरे 15 पे 18%, क्योंकि आप सप्लाई किसको कर रहे हो, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी आप उससे कलेक्ट करोगे ही। अगर परचेज अनरजिस्टर्ड से किया है तो वहां पे आईटीसी के प्रोविजंस नहीं आते हैं, और बाकी आरसीएम तो अपने को यूं भी हमेशा कैश में पे करना ही होता है। जनरल पेनल्टी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डन। यहाँ पे अपने दोनों केस सिनेरियोस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर रॉबर्ट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शूज सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को लोकली विद इन द सेम स्टेट, और अपॉइंट करा है बाबा शूज लिमिटेड एज एन एजेंट, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यानी प्रिंसिपल है महाराष्ट्र से और एजेंट है कर्नाटका में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाबा शूज, बाबा कौन है यहाँ पे, एजेंट है। एजेंट ने टैक्सेबल गुड्स Robert is registered. He sells shoes to his customers locally. He has been appointed as an agent by Baba. Okay, मतलब बाबा यहाँ पे प्रिंसिपल है। बाबा ने रॉबर्ट को एज एन एजेंट क्या करा है, अपॉइंट करा है। तो एजेंट कहाँ से है, महाराष्ट्र में, और बाबा कहाँ से है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से है, कर्नाटका से। अब प्रिंसिपल ने, बाबा ने सेंड करे हैं टैक्सेबल गुड्स वर्थ 4.8 लाख फ्रॉम इट्स बेंगलुरु स्टोर टू रॉबर्ट। यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को 4.8 करोड़ के गुड्स सप्लाई करे हैं, जिसको एजेंट ने आगे कस्टमर को 5 करोड़ में बेच दिए हैं। लेकिन जो इनवॉइस इशू करा गया है ना, वो बाबा शूज के नाम पे ही इशू किया गया है। बाबा कौन है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो बताओ एजेंट अगर अल्टीमेट कस्टमर को प्रिंसिपल के नाम पे ही इनवॉइस इशू करके दे देता है तो क्या वो एजेंट जीएसटी में एजेंट होता है? The answer is no, because शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट वही माना जाएगा जो ओन नेम पे कस्टमर को इनवॉइस इशू करके देगा। यहाँ पे क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को जो 4.8 करोड़ के गुड्स भेजे थे वो तो इररिलेवेंट हो गए, किसी काम के ही नहीं होंगे। ऐसा ही मानेंगे कि प्रिंसिपल ने ही क्या करा है, डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर दिया है, और वो इनवॉइस कितने का है, 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा जो प्रिंसिपल ने डायरेक्टली क्या करा है, कस्टमर को सप्लाई कर दिया है। उसके अलावा रॉबर्ट जो कौन है, एजेंट है, उसको कमीशन मिला है 60 लाख का बाबा से।
अब एजेंट को नॉर्मल कमीशन मिला है, वो क्या हो जाएगा, एजेंट का सप्लाई हो जाएगा। एजेंट का आउटवर्ड सप्लाई है जिसके लिए मुझे क्या मिला है, कमीशन मिल गया है। तो ऐसे केस में मुझे बताओ, बाबा यानी कि प्रिंसिपल, उसका आउटवर्ड सप्लाई कितने का हो जाएगा, 5 करोड़ का, और एजेंट यानी रॉबर्ट, उसका आउटवर्ड सप्लाई क्या हो जाएगा, 60 लाख का, सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकम जो उसकी हुई है। डन मैम। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि एजेंट एज एन एजेंट रजिस्टर्ड है तो क्या होता, तो प्रिंसिपल के लिए 4.8 करोड़ का टर्नओवर होता है जो उसने एजेंट को दिया, और एजेंट के लिए 5 करोड़ उसका टर्नओवर होता है जो उसने कस्टमर को किया, एंड प्लस 60 लाख कमीशन, ये उसका टोटल टर्नओवर हो जाता। अगर एजेंट होता तो प्रिंसिपल का सप्लाई किया गया टर्नओवर उसमें ऐड होता, एजेंट का आगे एजेंट में ऐड होता। यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली प्रिंसिपल से कस्टमर को जीएसटी नंबर के थ्रू सप्लाई हो चुका है, इनवॉइस पे जीएसटी नंबर प्रिंसिपल का है, तो एजेंट वाला सप्लाई पूरा हट ही जाएगा, बस प्रिंसिपल टू कस्टमर हो जाएगा और एजेंट टू प्रिंसिपल हो जाएगा। मस्त, नाइस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 14, फरहान खान एन इंडियन रेजिडेंट हु वाज ऑन अ विजिट टू जापान रिटर्न्ड आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आया है, अपने साथ पर्सनल इफेक्ट्स लाया है, लैपटॉप लाया है, ज्वेलरी लाया है। अब देखो 1 ईयर से ज्यादा अगर हम इंडिया के बाहर से रह के आते हैं तो बैगेज के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमको ओवर एंड अबव 50,000 का जीएफए ज्वेलरी अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट है मतलब जीएफए कितना होगा, 50,000 का। ठीक है, हम म्यूजिक सिस्टम ही लेके आ गए 50,000 का, मतलब जीएफए तो अपन ने क्या करा, पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। पर्सनल इफेक्ट्स यूं भी ड्यूटी फ्री लाने देते हैं और लैपटॉप यूं भी ड्यूटी फ्री लाने देते हैं। अब बात आई ज्वेलरी की। फरहान खान कौन है, जेंटलमैन, तो जेंटलमैन ला सकता है 20 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी जिसका वैल्यू हो सकता है अप टू 50,000। अब ये क्वेश्चन में आईसीएआई की एक एरर है, उन्होंने सजेस्टेड आंसर में आंसर दे रखा है निल। हावेवर आंसर निल कब आएगा, जब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 50,000 से कम आएगी। आईसीआई से क्वेश्चन पूछे जाने पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन इशू किया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप 98,000 को एज 48,000 गिनना, क्योंकि अगर ये 98,000 होगा तो 98 माइनस 50,000 जो अमाउंट बचेगा 48,000, उसके ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा अंडर बैगेज, क्योंकि ग्राम जो है वो तो 20 से कम है तो दैट इज ओके, लेकिन वैल्यू जो है वो जेंटलमैन के लिए 50 से कम होनी चाहिए। तो आईसीआई ने क्वेश्चन चेंज करके ऐसा बोल दिया है, क्लैरिफिकेशन इशू भी कर दिया है कि इस 98,000 को आप क्या गिनोगे, 48,000 गिनोगे। और उस कॉन्टेक्स्ट से अगर अपन देखें तो म्यूजिक सिस्टम जीएफए में अलाउ हो जाएगा, पर्सनल इफेक्ट और लैपटॉप तो यूं भी एक ड्यूटी फ्री होता है, एंड प्लस जो ज्वेलरी है 1 ईयर से ज्यादा रह के आए हैं और वो भी 20 ग्राम से कम है, और जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे 50,000 से कम ही है, इसीलिए अपना बैगेज के अंदर जो ड्यूटी भरना आएगा वो क्या आ जाएगा, निल आ जाएगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, डिटरमाइन द टोटल ड्यूटीज पेएबल अंडर द कस्टम्स लॉ इफ मिस्टर गौरी शंकर imported rubber from Malaysia at landed price exclusive of duties of 25 lakh. It has been notified by the central government that share of imports of rubber from developing countries exceed हो चुका है 5%, मतलब सेफगार्ड ड्यूटी लगने वाला है, और सेफगार्ड ड्यूटी यहाँ पे दे रखा है 30%। टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा था, असेसेबल वैल्यू जिसके ऊपर लगाना है अपने को बीसीडी प्लस उसके ऊपर लगाना है अपने को सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 25,000 सारे ड्यूटीज को एक्सक्लूड करके इन लोगों ने असेसेबल वैल्यू दे रखा है। उसके ऊपर 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हो जाएगा 2.5 लाख, उसके ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज, क्वेश्चन बोले या ना बोले हम तो लगाएंगे ही, जो हो जाएगा 25,000। एंड सेफगार्ड ड्यूटी किस फिगर पे लगती है, तो ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू पे ही लगती है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर का फॉर्मेट खोल के देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो जो सेफगार्ड ड्यूटी है 30% की, वो भी डायरेक्टली किसके ऊपर लगने वाली है, असेसेबल वैल्यू के ऊपर ही लगने वाली है। तो ऐसे केस में हम बोल देंगे 10% बीसीडी और 10% का 10% आ जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और 30% अपना सेफगार्ड ड्यूटी, तीनों का टोटल कर दोगे तो 10,25,000 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कस्टम ड्यूटी पेएबल आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वाज। जीएसटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, वरना क्योंकि इन्होंने बोला है इग्नोर कर दो आईजीएसटी, वरना इन सबके टोटल के ऊपर अपन आईजीएसटी भी क्या करते, लगा देते। डन, सिंपल। ये था अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर 2 का डिस्कशन। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यस देन प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट, like, share, subscribe and share it with your friends. See you all in some next class. Till then, take care and bye bye everyone.